नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में उठा केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान का मुद्दा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने की इस्तीफे की मांग। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा, बयान से सहमत नहीं सरकार। लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित। सदन में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर विपक्ष ने किया विरोध। कुलभूषण जाधव के मामले पर विदेश मंत्री का बयान कल। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने संभाली कमान। राज्यपाल ने 11 और मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता समारोह में हुए शामिल। संयुक्त राष्ट्र को मुहैया कराने वाले बजट में भारी कटौती करेगा अमेरिका। 2018-19 में $28.5 करोड़ देगा कम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यरूशलेम पर अलग थलग होने के बाद उठाया कदम। और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए आज शाम रवाना होगी टीम इंडिया। करीब 1.5 महीने के दौरे में खेले जाएंगे 3 टेस्ट, 6 वनडे और 3 T20 मैच। केप टाउन में 5 जनवरी से पहला टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे संसद के कामकाज की। 4 दिन के अवकाश के बाद संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज शुरू हो गई। हालांकि राज्यसभा में जारी गतिरोध के खत्म होने का आसार नहीं दिखा। सभा पटल पर अहम पत्र रखे जाने के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान पर दिए गए कथित बयान का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने लोकसभा में हेगड़े के बयान को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय और समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल को अपनी बात रखने का मौका दिया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं नियमों का हवाला देते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने इस मसले पर चर्चा के लिए नोटिस देने की बात कही। वहीं सरकार की तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंत्री के बयान पर भी असहमति जताई। बावजूद इसके सदन की कार्यवाही बाधित रही। सभापति एम वेंकैया नायडू के बार बार आग्रह के बाद अवरोध कम नहीं हुआ। गतिरोध को देखते हुए सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इतने औताले हैं, 1 ही मिनट चाहते हैं, तो फिर इस मिनिस्टर को, जिसे भारत के संविधान पे विश्वास नहीं है, मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। How can he be minister? He has no right to be. He has no right to be the minister. He has no right to be the member of the parliament. For anything, Constitution also, there is a rule. You have to give a notice and then the chairman has to admit it and then we can have discussion. I am saying first give notice, but I allowed as a practice, as a maryada, just to mention the issue. Just to mention the issue. He has mentioned it. That's all. My point of order is under this, that whether a person holding the post of Minister of State in the cabinet, in the government, whether he has a right to denounce this preamble in public and whether he can continue as a minister of the government. That is the ruling. I want a ruling on that. I want a ruling on that. श्रीमान, संविधान की जो अवहेलना करे, संविधान के तहत रहते हुए जो संविधान को गाली दे, बाबा साहब को गाली दे और संविधान के मूल उद्देश्यों के खिलाफ बोले, क्या वो मंत्री रह सकता ओथ लेके? क्या वो एक सरकार का अंग हो सकता? I understand you are the custodian of the constitution of this country. This issue. And we got this constitution from Dr. Ambedkar and galaxy of leaders. Even the last citizen should not act or speak against the constitution, sir. Nobody should violate. In that case, sir, how can a minister say that the unique feature of our constitution is secularism? And that is being hailed across the world as very high. Right, how can he say that it should be removed?
चेयरमैन सर, जो सदस्यों ने अपनी चिंता जताई है, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और जो मंत्री ने जो बयान दिया उसके बारे में हमारी सहमति नहीं है। और आइए इसी पर बात करेंगे, अपने संवाददाता अखिलेश सुमन का रुख करेंगे। अखिलेश, पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर टिप्पणी का मामला और अब केंद्रीय मंत्री हेगड़े के बयान पर अवरोध, लगातार जो विपक्ष की तरफ से गतिरोध पैदा हो रहा है, तमाम आशंकाएं जाहिर तौर पर खड़ी हो रही हैं सत्र को लेकर। निश्चित तौर पे प्रीति, आज दरअसल 267 नियम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति खड़ी की थी। उसी पर चर्चा होनी थी जो मनमोहन सिंह के, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया था। लेकिन इसी बीच में जब कागज रखे जा रहे थे, अनंत कुमार हेगड़े ने भी अपनी मिनिस्ट्री से संबंधित एक कागज रखा सदन के पटल पे, और उसी के बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया। लोगों ने नारे लगाने शुरू किए। तो एक संभावना यह थी कि शायद वो अगर सदन पे अपने नाम का पत्र नहीं रखते तो शायद इसे थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता था और चर्चा उस पर होती। लेकिन चूंकि वे उस समय सदन में मौजूद थे अनंत हेगड़े, और उन्होंने पटल पर रखा और उसके बाद वे रहे सदन में मौजूद थोड़ी देर तक, इसके कारण लगता है कि सदस्यों का गुस्सा और बढ़ा और उसके बाद उसी में सदन खींचता चला गया। हालांकि सभापति वेंकैया नायडू ने साफ साफ कहा कि चर्चा की अनुमति तभी दी जा सकती है जब नोटिस दिया गया हो, लेकिन चूंकि नोटिस नहीं दिया गया था और मामला संविधान पर एक तरीके से आक्षेप का था, इसीलिए मर्यादा का पालन करते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में गुलाम नबी आजाद, दो नेता विपक्ष हैं, उनको बोलने की अनुमति दी। उसके बाद सुखेंदु शेखर राय तृणमूल कांग्रेस, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी। और एक बहुत ही रोचक बात यह थी प्रीति की समाजवादी पार्टी के लोग वेल में आए और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं चलेगा यह कह के उन्होंने नारे लगाए, जो अभी तक के उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतिस्पर्धा में होता है कि बसपा नारा लगाती है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे और समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के नाम पे। तो आज राजनीति बिल्कुल उलट थी और संसद में कई बार ऐसे रोचक अवसर आते हैं जब राजनीति में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो अभी तक नहीं देखी। तो यह नज़ारा आज राज्यसभा में दिख रहा था और इस पर लगातार अवरोध पैदा हुआ। सभापति वेंकैया नायडू ने करीब करीब 10 मिनट तक सदस्यों को मौका दिया अपनी बात रखने का, और उस पर भी नारे लगाने में भी उन्होंने रोक नहीं लगाई। थोड़ी देर उन्होंने समझा कि सदस्यों का गुस्सा अगर इससे शांत होता है तो शांत हो जाए, लेकिन सदस्यों का गुस्सा इससे शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्हें सदन को पहले 12 बजे तक के लिए और उसके बाद 12 बजे भी जब वही स्थिति बनी रही तो उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कुल अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद सदन में क्या रुख दिखाई देता है विपक्षी पार्टियों का, क्योंकि जिस तरह से सभापति वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि नोटिस अगर दिया जाए तो उसके बाद चर्चा के लिए रजामंदी जाहिर की जा सकती है, और विजय गोयल ने भी कहा है कि सरकार अपने आप को इस बयान से अलग करती है। इसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह का रुख रहता है 2 बजे विपक्षी पार्टियों का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, आपने इस जानकारी को हम तक पहुंचाया। राज्यसभा के बाद अगर हम बात लोकसभा की करें तो आज प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने गतिरोध उत्पन्न किया। गतिरोध के चलते प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। अवरोध की वजह से लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे फिर कार्यवाही शुरू होने पर सभा पटल पर कई अहम पत्र रखे गए। इसके बाद लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे उठाए गए। कुलभूषण मामले पर सरकार का साथ देते हुए विपक्षी दलों ने चर्चा की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि गुरुवार को इस विषय पर उनकी तरफ से वक्तव्य दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में गतिरोध दोबारा शुरू हो गया। इसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिलहाल लोकसभा में भी अवरोध देखने को मिला और इस बीच हम आपको बता दें कि लोकसभा में लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे भी उठाए गए। कुलभूषण मामले पर सरकार के साथ देते हुए विपक्षी दलों ने चर्चा की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी भी दी सदन को कि गुरुवार को इस विषय पर उनकी तरफ से वक्तव्य भी दिया जाएगा। और इसके बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान का मुद्दा उठाया। सदन में गतिरोध दोबारा शुरू हुआ और इसके चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सीधा रुख करेंगे संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान का, संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, राज्यसभा में लगातार गतिरोध चल रहा था लेकिन लोकसभा में काम हो रहा था, लेकिन आज जिस तरह का रुख है केंद्रीय मंत्री हेगड़े के बयान को लेकर, जाहिर तौर पर आशंका और इस बात का सवाल, ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि कोई ठोस कामकाज होगा इस सत्र में।
तरीके से आज सत्र की सवेरे जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद कांग्रेस सांसद जो है लगातार एक बार फिर से संसद में गतिरोध पैदा करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद आधे घंटे की कार्रवाई जो है शोर शराबे या गतिरोध के बीच स्पीकर ने चलाई, लेकिन उसके बाद आधे घंटे के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया 12 बजे तक के लिए। 12 बजे जब शून्यकाल की कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त कई अहम मुद्दे आज उठाए गए, जिनमें सबसे पहले प्रेम सिंह चंदूमाजरा जो शिरोमणि अकाली दल के सांसद, उन्होंने मुद्दा उठाया कि किस तरीके से आज जो है वो साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत का दिवस है और इस दिवस पर संसद को भी अपनी तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए जाने पर सरकार और तमाम विपक्षी नेताओं ने भी अपनी राय सहमति में व्यक्त की। उसके बाद कुलभूषण जाधव का जो मामला हुआ है उस पर अरविंद सावंत जो शिवसेना के साउथ मुंबई से सांसद है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर सदन की तरफ में कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि वो जो पाकिस्तान का रवैया था वो किस तरीके से बड़ा डेरोगेटरी रवैया था और हिंदू महिला होते हुए उनकी जो बिंदी है, उनका मंगलसूत्र है, यहाँ तक कि उनके जूते तक उतरवाए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन को आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को कल जो है वो अपना वक्तव्य पेश करेंगे, आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से जो रुख रहेगा वो कल सदन में पेश किया जाएगा। ये जो अहम मुद्दे आज सदन में उठाए गए। इसके बाद अगर 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो 3 जो अहम बिल हैं उन पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें जीएसटी में जो कॉम्पनसेशन दिया जाना है स्टेट्स को उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने जो बिल पेश किया है जिसमें जो अवैध तरीके से रह रहे हैं सरकारी आवासों में उनको खाली कराए जाने का, उस पर भी चर्चा दोपहर के बाद हो सकती है अगर संसद में गतिरोध, लोकसभा में गतिरोध नहीं रहा तो। इसके अलावा जो ट्रिपल तलाक का बिल है वो कल पेश किया जाएगा। वो राजनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, उसके कल पेश किए जाने की संभावना है। जिस तरीके से अभी तक का जो बिजनेस हमारे पास आया है उसमें कल वो लिस्ट किया गया है। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसने अपने तमाम सदस्यों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है, जिससे सबका संसद में कल रहना जरूरी है। और आज क्योंकि पहले जो था उसमें आज किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री और तमाम जो नेता है वो आज शिमला में जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है उसमें व्यस्त होने की वजह से कल इसको पेश किया जाएगा। और गुरुवार और शुक्रवार तमाम सांसदों को जो है हाजिर रहना जरूरी है के हिसाब से। बिल्कुल, इस पर तो नजरें रहेंगी, खासतौर पर नजरें रहेंगी लोकसभा पर भी कि 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है जो तमाम अहम बिल पेश किए जाने हैं वो पेश किए जाते हैं, पारित होने का प्रस्ताव रखा जाता है। इस पर किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी लोकसभा में, जो अवरोध रहा 2 बजे से पहले उसके मद्देनजर देखना होगा 2 बजे कार्रवाई लोकसभा में आगे कैसे बढ़ती है। फिलहाल रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस जानकारी को आपने हम तक पहुंचाया। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार कल लोकसभा में 3 तलाक से जुड़ा मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा विधेयक 2017 पेश करेगी। लोकसभा के विधायी कार्य में इसे 28 दिसंबर को शामिल किया गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे सदन में पेश करेंगे। प्रस्तावित विधेयक में एक बार में 3 तलाक देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक को लेकर केंद्र के विधेयक पर आपत्ति जताई है। बिल को संविधान और महिला अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जयराम ठाकुर के अलावा 11 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जयराम ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। जयराम ठाकुर के अलावा 11 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोहिंदर सिंह ठाकुर, किशन कपूर, सुरेश भारद्वाज, अनिल शर्मा, सरवीन चौधरी, रामलाल मार्कंडेय को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। समारोह में पार्टी के कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। जयराम ठाकुर मंडी की सिराज सीट से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। बीजेपी ने इस बार राज्य की 68 सीटों में से 44 पर जीत हासिल करके भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है।
भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे गए 3 पाकिस्तानी सैनिकों के मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद में भारत के कार्यवाहक उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब किया गया। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत की तरफ से अकारण गोलीबारी किए जाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी विदेश विभाग की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय सैनिक ने नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया और न ही उसकी जमीन पर कोई कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के मुताबिक उसके 3 सैनिकों की मौत लैंडमाइन ब्लास्ट में हुई। भारत ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ मीडिया और अधिकारियों की बदसलूकी पर नाराजगी जताई है। कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी ने कल दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान में उनके साथ हुए व्यवहार के बारे में बताया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच तय बातों का पालन नहीं किया। तनाव और दबाव के बीच कुलभूषण जाधव की परिवार के साथ मुलाकात हुई। इस्लामाबाद से लौटने के बाद मंगलवार को कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी ने वहां के अनुभव विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से साझा किए। मुलाकात के दौरान विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कुलभूषण जाधव को उनकी मातृभाषा मराठी में परिवार से बात नहीं करनी गई। उन्होंने बताया कि साथ गए भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को भी मौके पर नहीं रहने दिया गया। भारतीय उप उच्चायुक्त को शुरू में ही परिवार के सदस्यों से अलग कर दिया गया। यह मुलाकात उनकी उपस्थिति के बिना ही शुरू कर दी गई और उन्होंने जब संबंधित अधिकारियों पर इस मामले में दबाव डाला तब उन्हें शामिल किया गया। इसके बाद भी उन्हें एक अतिरिक्त पार्टीशन के पीछे बिठाया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी दोनों देशों के बीच बनी सहमति के आधार पर वहां गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी मुलाकात तय थी पाकिस्तान ने उसका पालन नहीं किया। मुलाकात के पहले उनके कपड़े बदलवाए गए, मंगलसूत्र और बिंदी उतरवाए गए और कुलभूषण जाधव की पत्नी के जूते वापस नहीं किए गए। परिवार के सदस्यों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, जैसे कि मंगलसूत्र उतरवाया गया, चूड़ियां और बिंदी हटवाई गई और कपड़े बदलवाए गए, जिसकी सुरक्षा के नाम पर कोई ज़रूरत नहीं थी। श्री जाधव की मां को उनकी मातृभाषा में बात करने से रोका गया। हालांकि बातचीत का ये एक स्वाभाविक माध्यम है। बातचीत के दौरान उन्हें बार बार टोका गया और अंततः उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी विदेश मंत्रालय के कार्यालय गईं, जहां उनकी मुलाकात उन अधिकारियों के साथ हुई जो कुलभूषण जाधव का केस देख रहे हैं। भारत इन तथ्यों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो रही सुनवाई में कर सकता है। सोमवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में कुलभूषण जाधव की उनकी पत्नी और मां से मुलाकात कराई गई थी। उद्देश्य यह है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल से वापस भारत कैसे लाया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो केस चल रहा है उस केस में कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी का बयान काफ़ी अहम साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी भारत को कॉन्सुलर एक्सेस देता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। जम्मू कश्मीर में शांति वार्ता के लिए केंद्रीय वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने मंगलवार को दक्षिणी कश्मीर के बारामूला जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के साथ साथ स्थानीय लोगों से मुलाकात की। स्थानीय व्यापार मंडल के लोगों ने दिनेश्वर शर्मा को सीमाई इलाकों में आने वाली कारोबारी दिक्कतों की जानकारी दी। केंद्रीय वार्ताकार के जम्मू कश्मीर दौरे का ये तीसरा चरण है। इसके तहत सोमवार को दिनेश्वर शर्मा ने उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले का दौरा किया था, जहां कई प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक की गई। दूसरे दौर में दिनेश्वर शर्मा ने अनंतनाग और पुलवामा जिले का दौरा किया था। केंद्र सरकार ने घाटी की समस्या सुलझाने और बातचीत प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दिनेश्वर शर्मा को विशेष वार्ताकार नियुक्त किया है। राजस्थान में हड़ताली चिकित्सकों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए मंत्रियों के समूह के साथ कल हुई बातचीत बेनतीजा रही। बातचीत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। डॉक्टरों की मांग है कि कामकाज के लिए बेहतर माहौल और वेतन सुविधाएं उन्हें दी जाए। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से हड़ताली सेवारत चिकित्सकों को 26 दिसंबर तक काम पर लौटने के दिए गए निर्देशों के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया था। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के महामंत्री डॉक्टर राकेश हीरावत के मुताबिक मंत्रियों के समूह के साथ सेवारत चिकित्सकों की बैठक हुई थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति अभी नहीं बन पाई है।
केंद्रीय दल आज केरल के कोच्चि में चक्रवाती तूफान ओखी से हुए नुकसान का जायजा लेगा। बाद में ये दल अल्पुझा जिले का भी दौरा करेगा। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय दल ने तूफान से सबसे ज्यादा पीड़ित तिरुवनंतपुरम जिले के विझिंगंजम और पुंथुरा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री, अधिकारियों और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। 4 दिन के दौरे में यह दल आकलन करेगा और केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। 30 नवंबर को केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में चक्रवाती तूफान ओखी ने दस्तक दी, जिसके बाद ओखी ने लक्षद्वीप में भी तबाही मचाई थी। तूफान की वजह से इन राज्यों में 88 लोग मारे गए थे, जबकि समुद्र में मछली पकड़ने गए 100 से ज्यादा मछुआरे अभी भी लापता हैं। देश में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के तहत वसूले गए कुल राजस्व में लगातार दूसरे महीने गिरावट हुई है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन घटकर 80,808 करोड़ रुपए रह गया, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 83,000 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह आंकड़ा 25 दिसंबर तक का है, जिसके लिए 53,06,000 रिटर्न फाइल की गई। वसूले गए राजस्व में 13,089 करोड़ रुपए केंद्रीय जीएसटी, 18,650 करोड़ रुपए राज्य जीएसटी और 41,270 करोड़ रुपए एकीकृत जीएसटी के मद में हैं। 7,798 करोड़ रुपए मुआवजा शुल्क के तौर पर लिए गए हैं। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन में आई कमी के लिए केंद्र के उस फैसले को वजह बताया जा रहा है, जिसमें कई वस्तुओं को जीएसटी के 28% के दायरे से बाहर किया गया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगले महीने होने जा रही भारत यात्रा से पहले दोनों देशों ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की कल समीक्षा की। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव विजय गोखले ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इजरायली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक युवल रोटिम ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक दोनों पक्षों ने रक्षा, कृषि, विज्ञान और तकनीक, शिक्षा, आंतरिक सुरक्षा में संबंधों की समीक्षा की। नेतन्याहू जनवरी में 4 दिनों की भारत यात्रा पर आएंगे। इस दौरे में वो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। यरूशलेम के मुद्दे पर भड़के अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में बड़ी कटौती का फैसला लिया है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के अगले साल के बजट में करीब 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कटौती करेगा। संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी मिशन के मुताबिक 2018-19 में यूएन के बजट में 28.5 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कटौती होगी। कटौती यूएन के प्रबंधन और सहायता कामों में भी की जाएगी। हालांकि ये साफ नहीं बताया गया है कि अमेरिका कुल कितना पैसा काटेगा। यूएन की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े करते हुए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने कहा कि संगठन की अकुशलता और ज्यादा खर्च से सब वाकिफ हैं और वो यूएन को अमेरिकियों की उदारता का फायदा नहीं उठाने देंगी। यूएन चार्टर के मुताबिक यूएस संस्था की वार्षिक बजट का 22% हिस्सा अमेरिका देता है और ये 2017-18 के लिए $1.2 बिलियन था, जो शांति प्रक्रियाओं पर खर्च का 28.5% था। ट्रंप ने पिछले हफ्ते उन देशों की वित्तीय मदद में भी कटौती की चेतावनी दी थी, जिन्होंने उनके यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के फैसले को खारिज करके संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया था। आतंकवाद के खिलाफ पहली बार चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एकजुट होकर बयान जारी किया है। बीजिंग में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई पहली त्रिपक्षीय बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। तीनों देशों के बीच सहमति बनी है कि वो किसी भी देश, समूह या व्यक्ति को आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अलावा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ शामिल हुए। साझा बयान में पक्षों ने आतंकवाद के खतरे से लड़ने के संकल्प को दोहराया है। चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल होने की अपील की। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इससे अफगानिस्तान के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। तीनों देशों के बीच जून में त्रिपक्षीय संवाद तंत्र स्थापित करने पर सहमति बनी थी, जिसके बाद ये बैठक हुई। 中国和巴基斯坦，我们双方愿意同阿富汗一道，本着互利和共赢的原则，来探讨中巴经济走廊以适当的方式向阿富汗的延伸。 खेल की दुनिया से अहम खबर है। श्रीलंका के खिलाफ क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में मिली जीत के बाद
टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के लंबे दौरे के लिए आज शाम रवाना होगी। लगभग 1.5 महीने के दौरे में टीम इंडिया से विदेशी जमीन पर अपने घरेलू फॉर्म पर दोहराने के साथ ही इतिहास रचने की भी उम्मीद है, क्योंकि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कभी भी उसकी जमीन पर टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज नहीं की है। भारत को इस दौरे में 3 टेस्ट, 6 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। टीम अपना पहला टेस्ट मुकाबला 5 जनवरी को केप टाउन में खेलेगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ खबर दोपहर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।